द एग्जाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्वनि विज्ञान पर। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान, ठीक है। और ये हम देखेंगे अलग अलग आधार पर, जो कि 4 आधार होते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यहाँ से जो भी प्रश्न आता है वो पीजीटी, टीजीटी, सी टेट, ठीक है, टेट है जिसमें एच टेट है, यहाँ आर टेट है, यहाँ सी टेट है, रीट है, यूपी है, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे, व्यंजन, ठीक है, उनका वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण और स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसके अलावा हम 2 वर्गीकरण और है, स्वर तंत्रियों के आधार पर जिसे घोष अघोष, और प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। तो पहले जान लीजिए, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है व्यंजनों का, उसमें स्पर्श है, संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, नासिक है, पार्श्विक है, लुंठित है, उत्क्षिप्त है और अर्धस्वर है, ठीक है। इनको हम आगे देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है, क्या होता है। और स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें स्वर यंत्र मुखी, ठीक है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है। इसके बाद स्वर तंत्रियों के आधार पर अघोष और सघोष, ठीक है। घोष को सघोष भी कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा है अघोष, ठीक है, जो कि उसका अपोजिट है। इसके बाद है अगला प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण 2 ही वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला आधार प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपने देखा स्पर्श व्यंजन। तो क्या होता है स्पर्श व्यंजन? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न भिन्न अंगों से स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलती है, ठीक है। जैसा कि आप नाम से भी देख रहे हैं स्पर्श, ठीक है। तो 2 भिन्न भिन्न अंगों से, वो 2 भिन्न अंग दांत भी हो सकता है, जीभ भी हो सकता है, तालू भी हो सकता है, जीभ भी हो सकता है, कोई भी 2 भिन्न भिन्न अंगों से छूती हुई वायु बाहर आती है, उसी को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा जो का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग, उसके शुरू के 4 वर्ण, 5वां तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि पंचमाक्षर होता है, और पंचमाक्षर वर्णों को हम अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे। तो शुरू के 4 देखिएगा, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना सारा वर्गीकरण है तो इसे याद कैसे रखें, ठीक है। तो कुछ तो समझते चलिए और कुछ कोड से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कोड देख लीजिए। कोड है पट तक स्पर्श, ठीक है, पट तक स्पर्श, इस कोड से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अलंकार वाली वीडियो में मैंने बताया था एक उदाहरण, मंगन को देख पट देत बात बार है, देख बार बार है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था पट शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है। एक पट का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, वसन, चीर, ये पर्यायवाची हैं, ठीक है, वस्त्र के। और दूसरा मैंने बताया था दरवाज़ा, ठीक है, जिसे कुछ लोग किवाड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पट से आशय आप दरवाजे से रखिएगा, पट तक स्पर्श यानी कि दरवाजे तक स्पर्श, ठीक है। तो इसमें पवर्ग हो गया, दूसरे टा पट में दूसरा जो टा है उससे टवर्ग हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं पवर्ग, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं टवर्ग, और ता से तवर्ग, ठीक है, बीच में तवर्ग, उसके बाद का से क वर्ग, ठीक है। तो पट तक स्पर्श से आप याद रख सकते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श से स्पर्श व्यंजन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है संघर्षी व्यंजन। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करते ही मुख से बाहर निकलती है, संघर्ष करते हुई बाहर निकलती है, ठीक है, उसी को कहते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो कौन कौन से व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ठीक है। जग, फश, श और ख ये हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, जग और फा और शा जो है इसको फंसा पढ़ लीजिएगा, जग फंसा संघर्ष में, ठीक है, जग फंसा संघर्ष में, ठीक है। तो इसमें जो जा है जा वर्ण हो जाएगा, फिर गा वर्ण हो जाएगा, और इधर फा वर्ण हो जाएगा और शा वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा शा, ठीक है, और खा 2 वर्ण और हो जाएंगे, ठीक है। तो खा जो है, अब जानते हैं उच्चारण जब करते हैं तो वायु जो है मुख से संघर्ष करते ही बाहर निकलती है, ठीक है। इसी तरह से शा भी है, जब बोलेंगे
तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये मिलता जुलता है षटकोण वाला शाह, जिसको कुछ लोग खटकोण वाला भी पढ़ देते हैं, ठीक है, और मिलता जुलता है वर्ण, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्चारण पहले वायु स्पर्श करती है और फिर घर्षण करती है, तो इसी को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। इसमें चा वर्ग आता है, ठीक है, चा वर्ग। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है स्पर्श च संघर्ष, ठीक है। स्पर्श संघर्षी को स्पर्श च संघर्ष से याद रख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे राम च श्याम, ठीक है, चा का मतलब और होता है, ठीक है, राम चा श्याम, तो चा का मतलब और होता है, ठीक है। यहाँ पर आप चा का मतलब जो है चवर्ग से रखेंगे, ठीक है। स्पर्श च संघर्ष, स्पर्श संघर्षी हो गया, और चा सा मतलब जो है चवर्ग हो गया, ठीक है। स्पर्श च संघर्ष यानी कि स्पर्श भी और संघर्ष भी, तो स्पर्श भी है संघर्ष भी है इसके उच्चारण में, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से याद भी रख सकेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं नासिक व्यंजन। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं, जिनके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है उन्हीं को कहते हैं नासिक व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नासिक व्यंजन होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। प्रत्येक शुरू की जो 5 वर्ग हैं, शुरू के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, ये शुरू के 5 वर्ग हो गए। इन 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण है, ठीक है, उसी को कहते हैं नासिक के व्यंजन, ठीक है। इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, 5वां वर्ण यानी कि पंचमाक्षर, ठीक है। यही नासिक व्यंजन है। जब आप उच्चारण करेंगे तो वायु जो है या ध्वनि जो है नाक से निकलेगी, जैसे अंगा, न, अणा, न, म, ठीक है, आसान है। इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन में मात्र एक व्यंजन आता है ला, ठीक है। तो जब ला का उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, जीभ का जो अगला हिस्सा है वो मसूड़े को स्पर्श करता है, तो इससे क्या हो जाता है, जो मुख से वायु बाहर निकलनी होती है उसका मार्ग जो है बंद हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, वायु जब निकलेगी मुख से तभी उच्चारण होगा, अन्यथा उच्चारण नहीं होगा। तो वायु जो है फिर क्या होता है, साइड से निकलती है बाहर, ठीक है। जब साइड से निकलती है तो उसी को कहते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब ही होता है साइड से, तो इसी से बन गया पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, नाम को पकड़िए, एक ही वर्ण है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं लुंठित व्यंजन, ठीक है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, लुंठ का मतलब होता है लपेट खाना, लुढ़कना, ठीक है। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, ठीक है। जब आप बोलेंगे लुंठित व्यंजन को, जो कि एक ही वर्ण है रा, ठीक है, मात्र एक वर्ण जो है ये लुंठित वर्ण होता है र जब बोलेंगे तो जीभ लपेट खा के, ठीक है, तेजी से गिरती है, लपेट खाती है, ठीक है, इसी को लुंठित कहते हैं। तो रा से आप ये भी याद रख सकते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या शराब पी के रास्ते में कोई व्यक्ति जाता है तो लुढ़क जाता है, ठीक है, लुंठित हो जाता है, लुढ़क जाता है। तो रा से आप राह भी याद रख सकते हैं, रा से रास्ता भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे गिरना हो ना हो, रास्ते में ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं उत्क्षिप्त, ठीक है, यानी कि तेज़ी से किसी चीज़ को छू के वापस आ जाना। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण में जीभ की जो नोक है वो झटके से तालु को छू करके वापस आ जाती है, ठीक है, इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में, कैसे याद रखेंगे, तो आप परिभाषा आपने देख ली। तो व्यंजन हैं ड, ढ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे जीभ तालु को छू करके, ठीक है, जल्दी से वापस आ जाती है, ड, ढ, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ही होते हैं। इसके बाद है अर्धस्वर व्यंजन। कुछ व्यंजन अर्धस्वर वे, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों, ऐसी ध्वनियाँ जिनकी उच्चारण की जो प्रकृति है वो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य की होती है, ठीक है, उसी को अर्धस्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण जो होता है वह स्वरों के समान ही होता है, ठीक है, लेकिन व्यंजन के निकट होता है, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। और ये होते हैं 2, य और व, ठीक है, ये 2 अर्धस्वर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चित्र से आप देख सकते हैं ये अर्धस्वर हैं या और वा, जबकि य वा के साथ साथ आपने ऊपर देखा या वा र ल, तो रा क्या था,
ऊपर आपने देखा लुंठित व्यंजन और ला आपने क्या देखा, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, इस तरह से य व र ल को याद रखिएगा, जबकि शा ऊपर आप देख चुके हैं खा से मिलता जुलता। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आता है अगला जो वर्गीकरण है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो स्थान के आधार पर वर्गीकरण काफ़ी आसान है। तो इसमें जो स्थान के आधार पर वर्गीकरण है, पहला आता है कंठ्य, यानी कि कंठ से वर्गीकरण। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कंठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो क वर्ग है, क वर्ग को ही कंठ्य व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ्य कहा जाता है। ठीक है, कंठ्य व्यंजन। ठीक है, क वर्ग के, तो क वर्ग में आप देख रहे हैं क ख ग घ अंगा। ठीक है, ये क वर्ग हो गए। इसके बाद दूसरा है च वर्ग। ठीक है, तो तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं चा वर्ग के। चा वर्ग के व्यंजनों को बोलेंगे तालव्य। तो कैसे याद रखेंगे, तो इसका कोड है चीता। ठीक है, ये कोड है। ता से आप देखेंगे तालव्य और ची से अब चा वर्ग हो गया। ठीक है, चा वर्ग। तो बस ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, चा मीन्स च वर्ग और ता से तालव्य। तो यानी कि जो तालव्य व्यंजन होंगे वो चा वर्ग के होंगे। चा वर्ग के व्यंजन आपके सामने हैं। ठीक है, इसके अलावा शा और या ये भी तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे ट वर्ग, यानी कि मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन वो होंगे जो टा वर्ग के हैं। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है। ठीक है, यानी कि मुंह के भीतर की जो छत का अगला हिस्सा है उसी को मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, तो मूर्धन्य व्यंजन होंगे आपके टा वर्ग के। याद कैसे रखेंगे, कोड आपके सामने है टॉम। ठीक है, तो टा से आप याद रख लीजिएगा टा वर्ग और माँ से मूर्धन्य याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है इस कोड से याद रखना। ठीक है, पूछा जाए मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं तो बस आपके सामने टॉम याद आ जाएगा। टॉम से आप देख लीजिएगा टा वर्ग के सारे हो जाएंगे, ट ठ ड ढ ण, और इसके अलावा शा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे त वर्ग। तो त वर्ग जो है उनका जो उच्चारण है दंत से होता है। ठीक है, इसका कोड भी है दांत। कोड भी इसका दंत से ही दांत है। ठीक है, जिसमें आप ता से तवर्ग हो जाएगा और दा से दंत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। और इनका उच्चारण दांत की सहायता से होता है। तो त वर्ग में आपके वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, सामने हैं आपके। ठीक है, त थ द ध न, और इसके अलावा दो वर्ण और भी होता है, ला और सा। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण भी दांत से होता है। जब उच्चारण करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं प वर्ग। ठीक है, तो प वर्ग जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, यानी कि ओंठों से होता है, लिप्स से होता है। इसका कोड भी आपके सामने है आप। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, पा से क्या हो जाएगा प वर्ग और आ से क्या हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप याद रख पाएंगे। प फ, फा में दो फा होते हैं। ठीक है, एक उर्दू वाला फा भी आ जाएगा, ब भ म। ठीक है, बस इसमें 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, प वर्ग में कोड हो गया आप से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला जो वर्गीकरण है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। ऊपर आपको बताया था। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें दो हैं, घोष अघोष। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपन किस में होता है, स्वर तंत्रियों में होता है, तो इसीलिए घोष अघोष दो वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो घोष किसे कहेंगे, घोष को सघोष भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ तरंगित हों या कंपित हों। ठीक है, क्योंकि घोष का मतलब कंपन से होता है। ठीक है, घोष करना, उद्घोष करना, तो उसमें जब उद्घोष करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं मुख की वो तरंगित होती हैं, उनमें कंपन होता है। ठीक है, तो घोष। और दूसरा है आघोष। आ का मतलब आप जानते हैं नहीं, निगेटिव हो जाता है, घोष का अपोजिट अघोष होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखें कौन कौन से वर्ण हैं जो घोष हैं और जो अघोष हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है, कोड से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी चौथी और पांचवी पंक्ति, ठीक है, उसके वर्ण होंगे घोष्व। ठीक है, तीसरी चौथी और पांचवी।
ठीक है। और इधर क्या होगा, प्रथम दो ध्वनियाँ, ठीक है, यानी कि क और ख, ठीक है, प्रथम दो वो होंगी अघोष। तो इसका कोड जो है आप प्रथम हो गया और 2 से द्वितीय हो गया, तो 12 आप याद रख सकते हैं। 12 अघोष का बस 12 याद रखिए, तो इसके बाद जो दूसरा बचेगा वो घोष हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 तो इधर हो गया, 3 4 5 इधर हो गया, ठीक है। तो बस एक याद रख लीजिए। और आप उच्चारण परिभाषा आप देख चुके हैं, अघोष का मतलब जिसमें स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि घोष नहीं होता है, ठीक। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला जो वर्गीकरण होगा वो है प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प का मतलब आप जानते हैं न्यून होता है, थोड़ा होता है, ठीक है। प्राण का मतलब वायु होता है, ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले या श्वास की कम मात्रा निकले, उसी को कहते हैं अल्प प्राण, ठीक है। अल्प का मतलब ही होता है कम मात्रा, ठीक है। और महाप्राण जिसके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निकले, ठीक है, तो उसको कहेंगे महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ पर पहली, तीसरी और पाँचवीं, ठीक है, पहली, तीसरी और पाँचवीं जो पंक्ति है वर्णमाला की, यानी कि पहली, तीसरी और पाँचवीं, वो होगी अल्प प्राण, ठीक है। और इधर क्या होगी, दूसरी और चौथी। तो याद कैसे रखेंगे, ऊपर आपने देखा अघोष में, बहुत ही आसान है याद रखना, एक साइड का ही बस याद रख लीजिए, ठीक है। अघोष, अघोष में आपने क्या देखा, पहली और दूसरी, ठीक है। और महाप्राण में आपने क्या देखा, दूसरी और चौथी। तो 12 का उल्टा जो है, 12 का जो डबल है वो 24 हो गया, ठीक है। तो अघोष में 12 यानी कि पहली, दूसरी, और महाप्राण में दूसरी और चौथी 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। तो अघोष और महाप्राण, अघोष के साथ महाप्राण को जोड़ दीजिए, अघोष और महाप्राण 12 दूनी 24, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से, और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। यही था प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। कोड नीचे देखिए लिखा हुआ है 135 और 24, ठीक है। तो ये था प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो यही है व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें आपने 4 तरह से वर्गीकरण देखा, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आता है तो आपका गलत नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई संदेह है, भ्रम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।